नमस्कार दोस्तों, एमपी एकेडमी में आपका स्वागत है। पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 19 अगस्त 2017 का जो सुबह शिफ्ट का पेपर था, आज इस वीडियो में हम ये पूरा पेपर सॉल्व करेंगे और इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक परिवार के सदस्यों को क्वेश्चन एक परिवार के सदस्यों को नीचे दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती नातिन अथवा पोती पोते होंगे। तो सीता को देख लीजिए, सीता ये हैं और ये इनके हस्बैंड जो कि हंस हैं, ये ग्रैंडफादर ये ग्रैंडमदर है। सीता के नाती नातिन या पोती पोते कौन होंगे। तो या तो इनकी सीता की जो लड़की होंगी उनके बच्चे होंगे, या फिर इनका जो लड़का होगा उनके बच्चे होंगे। तो इसमें से अपन को देख लेना, ये है सीता, इनका एक बच्चा यहाँ पर है, ये उनका सन है, राहुल उनका सन है और उनकी डॉटर का नाम है प्रियंका। तो सीता के सन कौन हो गए, राहुल, और पुत्री कौन हो गई, प्रियंका। तो इनके जो बच्चे होंगे वो इनके या तो नाती नातिन होंगे या पोती पोते होंगे। तो देखते हैं अपन। इसमें देखिए, ये जो सार्थक है ये इनका कौन हुआ, नाती हुआ। मोना नातिन, पारुल नातिन, इस तरह से है। यहाँ पर देखिए कपिल इनका पोता हुआ, कुणाल पोता हुआ और प्रिया इनकी पोती हुई। तो इन्हीं में से आंसर हमको देना है। चलते हैं आंसर की तरफ। देखिए ये चारों ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं पारुल और कपिल। तो ये पारुल ये रही, कपिल ये रहा, यानी कि जो कपिल है ये इनका पोता हो जाएगा और पारुल क्या हो जाएंगी, इनकी नातिन हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी ऑप्शन देखें तो प्रियंका यहाँ पे इसकी डॉटर है, प्रियंका जो है वो डॉटर है सीता की, तो ऑप्शन बी गलत होता है। इसमें देखिए कुणाल और सरिता, तो कुणाल और सरिता जो है उनकी बहू हैं, ये नहीं सरिता इनकी बहू हैं, तो ऑप्शन तीसरा भी गलत होता है। मोना और राहुल, तो राहुल को देखिए उसका सन है, सीता का सन है, जबकि हमको ज्ञात करना है नाती या पोती पोते। तो ऑप्शन 4 भी गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मानवाधिकार किस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। तो विदिशा जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। विदिशा और बेतवा नदी, जिसको मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, इसके तट पर, और इसके अलावा सांची, विदिशा, ओरछा, गुना, ये शहर भी स्थित है। तो बात करें बेतवा की, तो बेतवा रायसेन जिले के कुमारा गांव जिले से निकलती है, ये भी याद रखिएगा। बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमारा गांव से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर है सूरज सिंह ने ग्वालियर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डिमांड को DNAMED से तथा सप्लाई को YLPPUS से कोडित किया जाता है, तो क्वांटिटी को कैसे कोडित किया जाएगा। तो लिख लेते हैं, डिमांड DEMAND, इसको जो डी कोड किया गया है, तो ये रिवर्स ऑर्डर में किया गया है। मतलब ये जो लास्ट का डी है वो पहले, फिर एन, फिर ए, इसके बाद एम, इसके बाद ई एंड इसके बाद डी।
तो डिमांड का जो DNAMED है इसको रिवर्स तरीके से किया गया है। तो इसी तरह से अपन को क्वांटिटी का आंसर निकालना है, कोडित करना है। तो क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, क्वांटिटी का हो जाएगा, क्वांटिटी लिख लेते हैं पहले एक बार, QUANTIT एंड Y। तो इसका रिवर्स लिखेंगे YTITNAU एंड Q। मिला लीजिए आंसर YTITNAUQ, यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है तरुण विजय। तरुण विजय की पुस्तक है मोदी एक तारे का अतुल्य उदय। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हाल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु पे है। यहाँ गलत लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है, बेंगलुरु पर है। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है। सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ पर हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं? यूटी कितनी है? तो ये ओल्ड क्वेश्चन है तो इसका आंसर 7 होगा। लेकिन अगर बात करें अभी की, तो हम अभी जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनकी संख्या हो गई है 8। ये कैसे हो गई है? तो जो जम्मू कश्मीर स्टेट है ये पहले राज्य था, जिस 370 आर्टिकल 370 के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसको ख़त्म करके अब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज घोषित किया गया है। अतः यूटी की संख्या कितनी हो गई है? 8। और हमारे स्टेट कितने हो जाएंगे? तो स्टेट हो जाएंगे 28 स्टेट हो जाएंगे और यूनियन टेरिटरीज कितनी हो जाएंगी? 8। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। साथ ही इसके बारे में ये याद रखना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मुद्रा नीति होती है वो कौन बनाता है? तो वो भी रिजर्व बैंक बनाता है। SLR का नाम सुना होगा, वो भी कौन निर्धारित करता है? तो ये करता है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है मुंबई के अंदर, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ ही रिजर्व बैंक के गवर्नर पूछे जाते हैं। तो गवर्नर कौन है? अभी वर्तमान में जो गवर्नर है वो हैं शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये अपन पेपर 2017 का सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है सजीव सन्याल। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। मैं नाम लिख देता हूँ, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अभी हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभुनाथ द्विवेदी। ओल्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बुंदेला राजपूत। बुंदेला राजपूतों की जो कैपिटल थी या इनका जो राजपाट था वो बुंदेलखंड एरिया में था। तो जो ओरछा है वो अभी वर्तमान में तो निवाड़ी ज़िले में आता है, पहले टीकमगढ़ का भाग था उस टाइम पे, अभी आता है कहाँ? निवाड़ी ज़िले में। तो इसको याद रखिएगा, ओरछा कहाँ है? तो ये है निवाड़ी ज़िले में और इसे मध्य प्रदेश की अयोध्या कहा जाता है। और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ओरछा किस नदी के किनारे है? तो ये बेतवा नदी के किनारे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन है? विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है तो कौन सी है, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम है गुडविल चोटी। जैसे आपने बहुत सी किताबों में लिखा होगा सद्भावना शिखर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सद्भावना शिखर नाम है, किताबों में मिलेगा सद्भावना शिखर, इसी को बोलते हैं गुडविल पीक या गुडविल चोटी। तो विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल चोटी या सद्भावना शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो इसका ये पुराना क्वेश्चन है 2017 में, तो तब कौन थे? बिपिन रावत। अभी वर्तमान की बात करें तो भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं अभी वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख हैं, मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें निकालना है विषम ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए हाथी एवं चिघारना, तो बिल्कुल ठीक है, हाथी चिघारता है। घोड़े एवं हिनहिनाना, इनकी वॉइस जो होती है, इनकी वॉइस को एक नाम दिया गया है। जैसे घोड़े क्या करते हैं? हिनहिनाते हैं, तो ये भी ठीक है। ऊँट का दहाड़ना, दहाड़ते शेर हैं, ऊँट नहीं दहाड़ते हैं, इसका मतलब ये विषम हो जाएगा। कुत्ते का भौंकना, तो कुत्ते भौंकते हैं, ये सही। तो इसमें हमको विषम ज्ञात करना तो आंसर नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऊँट एवं दहाड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक खास कोड भाषा में BEYDASKAT का अर्थ वाइज एंड क्लेवर, इसी तरह से डैश सेम जोना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका है क्लेवर यंग बॉय। तथा जुब जोना ऊन का अर्थ यंग मीन्स फ्रेश होता है। इस कोड भाषा में बॉय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो हमको पहले देख लेना चाहिए कि बॉय कहाँ पर है। तो बॉय है यहाँ पर, इसमें क्लेवर यंग बॉय में बॉय है, मतलब इसमें क्लेवर और यंग का अगर मतलब पता चल जाए तो जो बचेगा, जैसे कि इसका है क्लेवर यंग बॉय का है, ये है DASSOMJOANA, तो इन दो का अगर क्लेवर और यंग का पता चल जाएगा तो जो तीसरा बचेगा इनमें से वो हो जाएगा बॉय के लिए। तो यही करते हैं। इसमें देखिए कॉमन शब्द ढूंढते हैं सबसे पहले। तो इसमें वाइज एंड क्लेवर है, इसमें क्लेवर यंग बॉय है। तो इन दोनों के डी कोड में भी एक वर्ड ऐसा क्लेवर, इसमें देखिए कॉमन है क्लेवर, इसमें देखिए क्लेवर है, कॉमन क्लेवर है। तो इन दोनों का जो ये डी कोड है इसमें भी एक वर्ड कॉमन होगा। तो देख लेते हैं ये DAS, तो ये DAS और ये DAS दोनों में कॉमन है। इसका मतलब जो DAS है इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्लेवर, इसका मतलब हो जाएगा क्लेवर। फिर अपन को देखना है यंग के लिए। तो यंग यहाँ पे देखिए क्लेवर यंग बॉय है, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। तो डैश का मतलब क्या हो गया है? क्लेवर। लिख देता हूँ एक बार, जो DAS है इसका मतलब है क्लेवर। इसी तरह से इस पे देखिए क्लेवर यंग बॉय है और यहाँ पर देखिए तो यंग मीन्स फ्रेश है, मतलब इसमें यंग और इसमें यंग दोनों कॉमन है। तो इनका जो डी कोड होगा, यानी कि ये और ये, इनमें जो सेम होगा वही यंग के लिए डी कोड होगा। तो इसका देख लेते हैं, इसमें क्या है कॉमन? JONA है, यानी कि JONA का मतलब हो जाएगा यंग, यंग हो जाएगा। तो बचा क्या? डैश हो गया, ये डैश हो गया, ये देखिए ये डैश हो गया, ये जोना हो गया। तो बचा क्या? SOM। इसलिए जो बॉय का होगा, बॉय के लिए डी कोड क्या हो जाएगा? SOM। इसका राइट आंसर है SOM। तो अभी बताने में समझाने में टाइम लगता है, बाकी जब आप खुद से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड को ERDUG से कोडित किया जाता है। तो इस पर संबंध देख लीजिए, इसका नंबर लिख लिया करो, सबको नंबर याद करने पड़ेंगे। जैसे बोर्ड को लिखना है तो बोर्ड को मैं लिख सकता हूँ B मतलब 2, O मतलब 15, A मतलब 1, R मतलब 18 और D मतलब 4। अब देखिए इसका जो डी कोड है ये है 5, R मतलब 18, D मतलब कि 4, U मतलब कि 21 और G मतलब कि 7। सब में कितने का अंतर है? तो देखिए +3 +3 +3 +3
एन प्लस 3। तो हमको समझ में आ गया। तो जो हमको बनाना है FKDLU के लिए इसको कोडित करना है, तो उसमें भी अपन +3 कर देंगे। करके देखते हैं। इसको लिख दीजिए, F मतलब 6, F को क्या लिखते हैं 6, K को क्या लिखते हैं 11, D मतलब 4, L मतलब 12, U मतलब 21। इसमें +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 लिखते हैं किसको I को। इसमें +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 मतलब N। इसमें +3 करेंगे मतलब कि 7, तो 7 किसको लिखते हैं G को। इसमें +3 करेंगे 15, तो 15 होता है O, और 21 में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 लिखते हैं X को, मतलब कि INGOX। तो INGOX मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए हैं, तो ये करंट का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 60 गांव। परमाणु भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 से परीक्षण किया गया था। तो ये भी देखिए, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, वो भी करंट से साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। तो ये किया गया था अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 छात्राओं रीना, बीना, मीना और नीना के एक समूह पर विचार करें जो एक पंक्ति में खड़ी हैं। रीना और बीना बाईं ओर से 6वें स्थान पर हैं। तो रीना और बीमा 6वें 7वें पर है, यानी कि जो रीना होगी, रीना को यहाँ कर देते हैं और बीना को यहाँ कर देते हैं। तो ये 6वीं है, ये 7वीं है, मतलब इसका मतलब हुआ कि इसके पहले 5 लोग होंगे। तो 1 2 3 4 5 बना देते हैं। तो 6वीं रीना हो गई, 7वीं बीना हो गई। आगे बढ़ते हैं। मीना और नीना दाईं ओर से क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर है। तो 4थे स्थान पर कौन होगी, क्रमशः बोला है, इसका मतलब हो जाएगी मीना। तो मीना जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4थे स्थान पर, और नीना जो कि नीना है ये हो जाएगी 5वें स्थान पर, यानी कि यहाँ। तो ये हो जाएगी 4था, ये 5वां। इसका मतलब इसके पहले कितने होंगे 1 2 3, 1 2 3, 4थे पे मीना, 5वें पे नीना हो गई। आगे बढ़ते हैं। जब बीना और मीना अपने स्थानों की अदला बदली करती हैं, मतलब कि बीना आ जाती है मीना की जगह पे और मीना आ जाती है बीना की जगह पे, तो क्या होता है कि बीना बाएं से 15वीं हो जाती है। बीना कहाँ पहुँच गई है, यहाँ पर, मतलब अब यहाँ पर है बीना, यहाँ पे क्या है बीना, और ये बाएं से 15वीं है, यहाँ से 15वीं है, यानी कि ये हो गई 15वीं, बाएं से 15वीं हो गई ये। तो अपन को बताना है कि बाईं ओर से, ये बाईं लिखा हुआ है यहाँ पर, मिटा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक, नीना कौन है, तो ये रही नीना, ये है नीना। इसकी बाएं ओर से स्थिति कौन सी होगी, तो जब ये 15 है तो इसके जस्ट पहले है, तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी 14। तो आंसर हो जाएगा 14। अब ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो है सीता, गीता और मीता के एक परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। प्रायिकता दी हुई है, देखिए कितनी, 60%, 40%, 20% है। ये उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है 60%, 40% और 20%। तो क्वेश्चन में पूछा क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगी और मीता उत्तीर्ण नहीं होगी। सीता गीता पास हो जाए और जो मीता है वो उत्तीर्ण नहीं होगी। तो जो प्रायिकता होती है वो ऑलवेज कितनी होती है 100%। आप सबको मालूम है 100% होती है। तो यहाँ पर देखिए 60% पास होने की प्रायिकता दी है, तो सीता और गीता में हमको निकालनी है उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। तो ये तो ठीक है 60-40 ले लेंगे, लेकिन जो मीता है, मीता के पास होने की प्रायिकता है 20%, लेकिन हमको क्या निकालनी है, मीता के उत्तीर्ण नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है। तो ये कितनी हो जाएगी, अगर 100% में से 20% माइनस कर देंगे, टोटल जो प्रायिकता है वो 100% है, पास होने की प्रायिकता 20% है, तो पास ना होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 80%। बस यही लॉजिक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं लिख लेता हूँ पहले,
मैं लिख लेता हूँ इसको, सीता, यहाँ पे लिख लेते हैं सीता, यहाँ पे लिख लेते हैं गीता, और यहाँ पे लिख लेते हैं मीता। तो सीता की जो पास होने की प्रायिकता, यहाँ पे देखिए सीता और गीता की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता निकालनी है, तो ये हम लिख लेते हैं सीता की कितनी है 60/100, 60/100 हो जाएगी। जो गीता है इसकी कितनी हो जाएगी 40/100। मीता की कितनी हो जाएगी, तो उत्तीर्ण नहीं होने की तो मैं समझा चुका हूँ 80/100 हो जाएगा, 80/100 हो जाएगी। ठीक है, अब जो सवाल आता है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है वो होता है कहाँ पर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें या प्लस करें। तो एक तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर एंड आ जाए यानी कि और आ जाए तो मल्टीप्लाई करना है, या अथवा आ जाए तो जोड़ना है, या और अथवा आ जाए तो जोड़ना है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, जब ये काम नहीं करता है तो ये होता है कि जो हमको क्वेश्चन में बोला गया है, जो हमको क्वेश्चन में करने के लिए बोला गया है, अगर वो एक ही सेंटेंस पर हो जाता है, एक ही सेंटेंस पर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अलग तरीके से करेंगे। मतलब कि एक अगर पूरा काम यहीं संपन्न हो जाता, फिर उसको दूसरे तरीके से करते, फिर उसको तीसरे तरीके से करते, तो ये जो तरीके हैं वो ऐड हो जाते हैं। तरीके क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। लेकिन तरीके क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। लेकिन जब काम समाप्त नहीं होता है, तो जब तक काम समाप्त ना हो उसके पहले की सारी प्रायिकताओं के पहले क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए उसने हमको काम क्या दिया था, सीता गीता उत्तीर्ण हो, तो सीता उत्तीर्ण ये है, गीता उत्तीर्ण ये है, मीता उत्तीर्ण नहीं हो तो ये है। काम यहाँ समाप्त हो रहा है, इसका मतलब इसके पहले की जितनी प्रायिकताएँ हैं उन पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, ऐसे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये 0 से ये 0, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। तो इसको सिंपल कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये बचा 4, यहाँ पर क्या बचा, ये बचा 4, ये बचा 2, ये बचा 3, मतलब 4 दूनी 8 3 24, बटे में क्या बचा 5 5 5, मतलब 55 25 पंचे 125 बचा, 55 25 पंचे 125 आया। तो बाकी को रफ कर देते हैं, इसको याद रखिएगा 24/125 क्या आया था, 24/125। तो हमको जो आंसर दिया हुआ है वो परसेंटेज में दिया है, तो इसको हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन को जब भी परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको कट कर दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, मल्टीप्लाई के लिए 24 चौको 96/5 बराबर हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पे हो जाएगा 46, तो 5 नाम 45, बचा 1 दशमलव लगाएंगे, शून्य हो जाएगा 10, 19.2, 5 दूनी 10, तो आंसर हो जाएगा 19.2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है तो इस महीने में कितने रविवार होंगे, ये निकालना है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जून में कितने दिन होते हैं। जून मंथ में होते हैं 30 डेज। जून महीना कैसे कितने दिन का होता है, 30 डेज का होता है। साथ ही जो दिन हैं, दिन की पुनरावृत्ति जो होती है प्रत्येक 7 दिन के बाद हो जाती है। मतलब 7 दिन के बाद, जैसे आज सोमवार है तो अगले 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि पहली तारीख को मंगलवार है, मतलब 1 तारीख को क्या है, मंगलवार है, 1 तारीख को मंगलवार है। ठीक है, 1 तारीख को मंगलवार है, तो हमको क्या निकालना है, रविवार। रविवार निकालते हैं, तो मंगलवार में कितना जोड़ने की शनिवार हो जाएगा। मंगलवार जो होता है वो दूसरा दिन होता है, दूसरा दिन, मतलब कि 1 तारीख को मंगलवार है, मंगलवार होता है दूसरा दिन, और रविवार होता है 7वां दिन, 7वां दिन होता है। तो इसमें हमको 5 प्लस कर देना पड़ेगा मंगलवार में, तो 5 प्लस करेंगे, यानी कि 1 में 5 प्लस कर दिए तो 6 तारीख को क्या हो जाएगा, पहला रविवार पड़ जाएगा। ठीक है, हमको देखना है कितने रविवार होंगे, तो 6 तारीख को रविवार पड़ा, फिर इसमें अगर +7 करेंगे तो हो जाएगा क्या, 13, 7 6 13 होता है। तो पहला रविवार 6 को, दूसरा रविवार 13 को, 13 में 7 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 20, तीसरा रविवार कब पड़ेगा 20 को, इसमें 20 में 7 ऐड करो
तो चौथा रविवार पड़ जाएगा 27 को। अब 27 में 7 ऐड करेंगे तो वो चला जाएगा अगले महीने में, क्योंकि 30 का तो महीना ही होता है टोटल। सो 27 3 30, 4 तारीख आ जाएगी। हमको निकालना है सिर्फ जून के 2006 में, जून में कितने रविवार होंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा हमने क्या किया है, +7 किया है। मैं याददाश्त के लिए कर देता हूँ। यहाँ पे हमने +7 किया तो 13 गए, यहाँ +7 किया 20 गए, यहाँ +7 किया 27 गए। तो हमको ये बताना था कितने रविवार होंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 और 4। तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक जो होता है, आप लोगों ने सिक्कों में देखा होगा, 1 रुपये का सिक्के पहले आता था अशोक स्तंभ, या फिर जो भारत सरकार के कई उसमें लोगों में लगा रहता है, तो वो है सत्यमेव जयते लिखा रहता है। उसमें क्या लिखा रहता है, सत्यमेव। यहाँ पे जो शेर बने होते हैं इस तरह से होता है, इस तरह से ये, इस तरह से ये, फिर ऐसे करके यहाँ पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते से एक और क्वेश्चन एडिशनल फैक्ट याद रख लीजिए, पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया जाता है, तो मुंडकोपनिषद से लिया जाता है। वंदे मातरम क्या है, तो ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। जनगण मन क्या है, तो ये क्या है, जनगण मन राष्ट्रीय गान है। वंदे मातरम की रचयिता कौन, वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या बंकिम चंद्र चटर्जी भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ये लेखक हैं। इसके बाद जनगण मन, तो इसके लेखक कौन है, हमारे गुरुजी हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत माता की जय, तो ये तो स्लोगन है, भारत माता की जय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। लुप्त संख्या को, तो इसको श्रृंखला को सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधे सीधे रफ कॉपी मिलेगी, उसमें सीधे सीधे आपको लिख लेना है। पहले 2 लिखा, फिर 8 लिखा। बिना लिखे थोड़ा बनना मुश्किल होता है। 27, तो मेरा मानना ये है कि आप इसको लिख लिया करें एक बार। फिर है 4, फिर इसके बाद इसमें देखिए रिलेशन देखना है। तो आपको इसके लिए जो लुप्त संख्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको कम से कम 25 तक के क्यूब और 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। जिससे ना हो पाए तो भैया 25 तक के क्यूब और 20 तक के स्क्वायर या 25 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब याद कर लो। तो यहाँ पर अब रिलेशन देखते हैं, रिलेशन क्या है। तो देखिए ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 का क्यूब जो होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8, यानी कि ये 2 का क्यूब है 8, इस 2 का क्यूब 8 है, मतलब इन दोनों में रिलेशन है। तो ऐसा ही रिलेशन फिर इसका इसके साथ होना चाहिए। क्या 3 का क्यूब 27 होता है, बिल्कुल होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। इसी तरह से अब जो अगला वर्ड आएगा, मतलब कि यहाँ पे जो वर्ड आना है उसको इसका क्यूब होना चाहिए, 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौको 16, चौको 64। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो ये है 3 2 4 108 36 एंड 12 है। तो आगे क्या आएगा ये निकालना है इसके आगे। तो यहाँ पे रिलेशन देख लीजिए, ये इसका मल्टीपल ऑफ 3 है ना, 12 3 36 होता है। तो चेक करते हैं क्या इसका मल्टीपल 3 108 होता है। तो 3 6 जा 18, 18 की 8 हासिल की 1, और 3 त्रिकाई 9 और 1 10। तो ये भी फॉलो हो गया। फिर चेक करते हैं क्या यहाँ पर भी ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 3 कर दीजिए, 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल की, 3 अट्ठे 24 है, यहाँ पे 0 है तो पूरा 24 आ जाएगा, और 3 बन जाए 3, यानी कि ये फॉलो कर रहा है। तो जो इसके पहले होगा उसको भी मल्टीपल करेंगे 3 से तो 12 आना चाहिए, मतलब कि उस संख्या में 3 का मल्टीपल करें तो 12 आ जाना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या हो सकती है, 4। 4 में अगर हम मल्टीपल करेंगे 3 का तो आ जाएगी 12, फिर 12 में 3 का तो 36, 36 से 108, 108 से 324। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, 4। एक बार फिर से सीरीज है, सीरीज देखिए ये है 1 4 9 16। अगला बताना है क्या होगा, अगला बताना है कि क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये सुपर स्क्वायर हैं, ये 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का। तो ये 2 का, ये 3 का, ये
4 का। मतलब ये जो सीरीज चल रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है प्लस स्क्वायर के साथ। मतलब 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, तो अगला क्या आएगा 5, और साथ में इनका स्क्वायर हो रहा है, ये स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 25 से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है।